हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटे एजुकेशन में। दोस्तों आज है 28 जनवरी। आज की वीडियो में हम लोग 28 जनवरी 2023 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर को देखेंगे, डिटेल में पढ़ने वाले हैं हम लोग। ठीक है, साथ ही साथ जो भी रिवीजन पॉइंट्स होंगे उनको भी कवर करते चलेंगे। लेकिन उससे पहले कल का करंट अफेयर पहले क्विकली रिवाइज कर लेते हैं, जिससे आप कल वाला भूलो ना। अभी 2023 के लिए पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है, जिसमें 106 लोगों को 106 व्यक्तियों को टोटल सभी प्रकार के पद्म पुरस्कार दिए जाएंगे, जिनमें से 6 को पद्म विभूषण, 9 को पद्म भूषण और 91 को पद्मश्री दिया जाएगा। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। भारत रत्न इस बार भी किसी को नहीं दिया गया। आईसीसी मेंस टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब सूर्य कुमार यादव को मिला है। और अरुणाचल प्रदेश भारत की नवीनतम तितली प्रजाति देखा हुआ है, अभी वहां पर नई प्रजाति पाई गई है। इसके अलावा डॉक्टर वाईएसआर संचार पशु आरोग्य सेवा ये शुरू की है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, और इसके तहत 165 पशु एम्बुलेंस की शुरुआत की जाएगी। सीबीआईसी के 29 अधिकारियों को राष्ट्रपति पुरस्कार प्रदान किया गया है। इसके अलावा वाइजैग रेलवे स्टेशन या कहें विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट दिया गया है। मोहम्मद सिराज ये भारतीय बॉलर हैं, तेज गेंदबाज हैं। इन्हें ओडीआई रैंकिंग में नंबर 1 गेंदबाज घोषित किया गया है, या कहेंगे नंबर 1 रैंकिंग पर पहुंच गए हैं। मक्का जो कि सऊदी अरब में पड़ता है, इसकी ग्रैंड मस्जिद सड़क पर दुनिया का सबसे लंबा कैलीग्राफिक म्यूरल बनाया गया है। और गूगल ने अभी हाल ही में अपना खुद का स्पैरो नाम से एआई आधारित चैटबॉट लॉन्च करने की घोषणा की है। नोरो वायरस, इसका संक्रमण अब केरल में देखने को मिल रहा है, जो कि भारत में पहला है। भारत में पहली बार इसके केसेस देखने को मिले हैं, और कहां पर? केरल में। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया क्विकली रिवीजन। अब आज के करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल कस्टम्स डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दोस्तों 26 जनवरी को, जब पूरा भारत गणतंत्र दिवस मना रहा होता है। उसी दिन अंतरराष्ट्रीय कस्टम दिवस या कहें सीमा शुल्क दिवस मनाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख पाओगे इमेज है। और ये देखो, कस्टम्स के अधिकारियों को, जो सीमा शुल्क के जो अधिकारी हैं, एजेंसी हैं, उनकी भूमिका को पहचानने के लिए और उनका ध्यान केंद्रित करने के लिए मनाया जाता है। कस्टम्स मतलब समझो आपकी, जैसे सीमा शुल्क होता है ना, कि आप कोई भी सामान एक देश से दूसरे देश ले जा रहे हो, तो उसके बॉर्डर पर आपको देना पड़ता है टैक्स। तो उसी टैक्स जो बॉर्डर पर दिया जाता है सीमा को क्रॉस करने के लिए, उसे कहते हैं सीमा शुल्क। फिलहाल विश्व सीमा शुल्क संगठन की अगर बात करेंगे, इसकी स्थापना 1953 में की गई थी। ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है, और कुनियो मोकरिया इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। अब जनवरी महीने के इंपॉर्टेंट डेज, इनका करेंगे आज हम लोग रिवीजन। 1 जनवरी को डीआरडीओ स्थापना दिवस मनाया जाता है। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस, 9 को प्रवासी भारतीय दिवस, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस और 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस, 23 जनवरी को पराक्रम दिवस, 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस और 24 जनवरी को ही राष्ट्रीय बालिका दिवस भी मनाया जाता है। वहीं 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, और 25 जनवरी को ही राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। और 27 नहीं, 26 जनवरी को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस। इसको सही कर लीजिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने कितने वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी है? तो देखो, द्रौपदी मुर्मू जी जो कि हमारे प्रेसिडेंट हैं वर्तमान में, इन्होंने अभी 412 वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी है। वीरता पुरस्कार देखो भारत में होते हैं 6 प्रकार से। इस पर मैंने आपको डिटेल वीडियो दिया हुआ हूं, अगर आप टाइम निकाल पाओ 10 से 15 मिनट की, तो जरूर देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। ये वीरता पुरस्कार होते क्या हैं और किस लेवल के होते हैं, अगर टाइम मिला तो आज इस पर इस बार के लिए भी वीडियो बना दूंगा। जैसे कि कल आपको वीडियो दिया गया था पद्म पुरस्कारों पर, आपने नहीं देखा है तो कल जरूर देखिएगा। कल वाली वीडियो ट्रिक वाइज मैंने आपको याद करवा दिया है, और यकीन मानो अगर आप एक बार वीडियो देख लोगे तो तुरंत याद हो जाएगा कि कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार इस बार दिए गए। ठीक है, पद्म भूषण और पद्म विभूषण बिल्कुल आपके जुबान पर रटा हुआ होगा उस एक 16 मिनट की वीडियो देखने के बाद से। तो कल वाली वीडियो जरूर जाकर के देखो। ठीक है, होता क्या है, आप लोग डेली करंट अफेयर देखते हो सभी लोग, लेकिन जो स्पेशल वीडियोज आती हैं उनको बहुत कम लोग देखते हो, तो उनको भी देखा करो। उनमें कुछ नया चीज आपके लिए लाया गया रहता है। ठीक, फिलहाल यहाँ पर अगर बात करें वीरता पुरस्कारों की, तो दोस्तों इस बार 6 कीर्ति चक्र विजेता चुने गए हैं, यानी 6 को कीर्ति चक्र मिला है, 15 को शौर्य चक्र मिला है, सेना मेडल मिला है 92 को, नौसेना मेडल मिला है 1 को, वायुसेना मेडल मिला है 7 को, और 29 ऐसे सेना के पूर्व अधिकारियों को या फिर अधिकारियों को परम विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया है। कीर्ति चक्र की बात करें
तो ये अशोक चक्र के बाद दूसरा सर्वोच्च वीरता पुरस्कार होता है, ठीक है। और शौर्य चक्र जो होता है ये तीसरा होता है। तो कीर्ति चक्र जो है ये 6 व्यक्तियों को इस बार दिया गया, तो इन 6 व्यक्तियों के नाम आपको पता होना चाहिए, जैसे मेजर शुभंग, नाइक जितेंद्र सिंह, रोहित कुमार, दीपक भारद्वाज, सोढ़ी नारायण और श्रवण कश्यप। तो इनमें तो देखो 4 जो हैं वो मरणोपरांत पाए हुए हैं और 2 को उनके कार्यकाल, उनकी ड्यूटी के दौरान ही दिया गया है। क्लियर। तो ये भी अनाउंस किया गया गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर, यानी कि 25 जनवरी को, ठीक है। देखो आप 25 जनवरी लिखा भले है, लेकिन मैं बार बार बोलता हूं, आपको भी बोलना है यही। क्या बोलना है? गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर, ठीक है। हमेशा बोलना है। कब अनाउंस किया जाता है? तो आप बताएंगे गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर। अब एक महत्वपूर्ण बात और बताना चाहूंगा, आपको पता होना चाहिए वीरता पुरस्कार भारत में कितने प्रकार से होते हैं। तो देखो होते हैं 6 प्रकार से। 3 तो दिए जाते हैं युद्ध के क्षेत्र में और 3 दिए जाते हैं शांति के क्षेत्र में, ठीक है। शांति के लिए 3 होते हैं और युद्ध के लिए 3 होते हैं। ध्यान से देखते जाइएगा। 3 जो युद्ध के लिए होते हैं उनमें एक होता है परमवीर चक्र, परमवीर चक्र, ठीक है। उसके बाद एक होता है महावीर चक्र, महावीर चक्र। इसके बाद होता है वीर चक्र। ये दिए जाते हैं युद्ध के क्षेत्र में, अगर कोई सैनिक है वो शहीद होता है या अपनी वीरता दिखाता है, ठीक है, उसको अगर वो अपना वीरता और साहस दिखाया रहता है उसके लिए दिया जाता है। शांति के क्षेत्र में भी 3 होते हैं और इनमें 3 में कौन कौन होते हैं? अशोक चक्र होता है, उसके बाद होता है कीर्ति चक्र, कीर्ति चक्र, ठीक है। इसके बाद होता है शौर्य चक्र, शौर्य चक्र, ठीक। अब आप देख रहे हो, ध्यान दे रहे होगे, यहां पर थोड़ा सा मैंने नीचे इसको लिखा हुआ है। ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि इसका सीरियल आपको पता होना चाहिए। सबसे बड़ा अगर पूछा जाए तो आप बताएंगे परमवीर चक्र, दूसरा सबसे बड़ा अगर पूछा जाएगा तो आप अशोक चक्र बताएंगे, तीसरा पूछा जाएगा तो महावीर चक्र बताएंगे, चौथा पूछा जाएगा तो कीर्ति चक्र बताएंगे, पांचवा वीर चक्र और छठे नंबर पर होता है शौर्य चक्र, ठीक है। तो सीरियल बिल्कुल ऐसे चलती है, ठीक है, सीरियल ऐसे चलता है इसका, ठीक ना। तो ये आप याद रखेंगे। तो अभी अगर पूछा जाए तो कीर्ति चक्र दिया गया है ये वाला, तो ये अगर पूछा जाए तो शांति के क्षेत्र का दूसरा है, लेकिन ओवरऑल में चौथा है। समझ में आया आपको? तो 6 प्रकार के वीरता पुरस्कार होते हैं, ठीक। अगला, एजीआर पर अंतर सरकारी तकनीकी कार्य समूह के 12वें सत्र का उपाध्यक्ष किसे बनाया गया? तो इसका उपाध्यक्ष दोस्तों बना दिया गया है भारत को। एजीआर पर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इंट्रो गवर्नमेंटल टेक्निकल वर्किंग ग्रुप है जो, और ये एक आयोजन किया और इस आयोजन में भारत को उपाध्यक्ष चुना गया है। 12वां इस बार का सत्र था ऐसा। रोम, और रोम जो कि इटली की राजधानी है, वहां पर यह आयोजित किया गया। रोम को अध्यक्षता सौंपी गई, ठीक है, यानी रोम मेजबानी कर रहा है, ये अध्यक्ष है और भारत जो है इसको उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। 18 से 20 जनवरी के बीच में आयोजित किया गया। एनिमल जेनेटिक रिसोर्स, एनिमल जेनेटिक रिसोर्स की ये अंतर सरकारी तकनीकी कार्य समूह की बैठक थी, ठीक है। अब देखो ये यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर के द्वारा एक प्रकार से आयोजित किया गया है। इसका भी हेडक्वार्टर अगर आपको याद हो तो रोम में ही है। इसकी स्थापना आपको बताया गया है 16 अक्टूबर को 1945 में हुई थी और इसी वजह से 16 अक्टूबर को हम लोग क्या मनाते हैं? विश्व खाद्य दिवस। क्या मनाते हैं? विश्व खाद्य दिवस मनाते हैं। क्लियर है ना? चलो याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन यानी यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। अगला, संयुक्त राष्ट्र ने 2023 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? तो संयुक्त राष्ट्र ने एक बार फिर से जीडीपी ग्रोथ रेट भारत का गिरा दिया है। नई रेटिंग के अनुसार भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 2023 में होने वाली है 5.8%। यहां पर आप आर्टिकल देख पाओगे, यूएन प्रेडिक्ट्स इंडियाज ग्रोथ टू मॉडरेट टू 5.8% इन 2023। अब ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेटस एंड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट जारी करके इन्होंने बताया हुआ है संयुक्त राष्ट्र ने। अच्छा, इसके पीछे का कारण इन्होंने ये बताया है कि देखो ब्याज दरें बहुत ज्यादा होती जा रही हैं और वैश्विक आर्थिक मंदी की वजह से निवेश और निर्यात पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। इस वजह से रेटिंग वो घटा रहे हैं कि जीडीपी में कमी देखने को मिल सकती है। जीडीपी क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। बहुत बार बताया गया है, फिर से बता देता हूं। अगर कोई देश है, कोई एक वित्तीय वर्ष में जितनी भी सेवाओं का और उत्पादों का उत्पादन करता है, यानी जितने भी सर्विसेज और प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करता है, उसके सकल योग को कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या सकल घरेलू उत्पाद। वो एक वर्ष में देश की सीमा के भीतर होना चाहिए, ठीक है ना।
तो अब देखा जाता है कि वो प्रत्येक वर्ष कितनी दर से बढ़ रहा है कि घट रहा है, क्या हो रहा है। तो जिस रेट से बढ़ रहा है उसका अनुमान लगाते हैं ये एजेंसियां। ठीक है, तो इनके अनुसार 2023 में भारत 5.8% की दर से बढ़ेगा। ठीक है, अपनी सेवाओं का और प्रोडक्ट का उत्पादन करने के मामले में। और वहीं इन्होंने बताया दुनिया कैसे बढ़ेगी, दुनिया 1.9% तक धीमी बढ़ेगी, यानी कि 1.9% की रेट से बढ़ेगी। ठीक है, जो कि पिछले अनुमान से इसका भी घटा करके बताया है इसने। अगला, आरबीआई ने जेपी मॉर्गन चेस के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया। तो जेपी मॉर्गन चेज के भारत में सीईओ के रूप में नियुक्त किए गए प्रभदेव सिंह, और इसकी वजह से आरबीआई जो है इनकी नियुक्ति के लिए मंजूरी दे दी है। आपको कई बार बताया गया है, अगर कोई बैंकिंग संस्था है या कोई वित्तीय संस्था है जो बड़े लेवल की है, उसमें अगर कोई भी बड़े पोस्ट पर, जो टॉप पोस्ट होता है सीईओ का, एमडी का, अध्यक्ष का, उन पोस्ट पर अगर किसी को नियुक्त करना होता है ना, तो आरबीआई की लेनी पड़ती है मंजूरी। आप हमेशा देखते हो कि आरबीआई ने पेटीएम के अध्यक्ष नियुक्त करने की मंजूरी दे दी, जेपी मॉर्गन हुआ, या फिर कोई प्राइवेट फर्म होता है उसकी भी अध्यक्ष या सीईओ को नियुक्त करने के लिए आरबीआई की मंजूरी लेनी पड़ती है। ये नियम है। ठीक है, ये आरबीआई का नियम है कि अगर हमारे देश में किसी बड़ी वित्तीय संस्था को चलाने वाला कोई मेन जो अधिकारी होगा ना, उसको हम अपने हिसाब से जांच परख कर ही नियुक्त करेंगे। और तो और ये भी कहा गया है कि चाहे आप फाउंडर ही क्यों ना हो, आप 15 साल से ज्यादा किसी एक वित्तीय कंपनी के अध्यक्ष नहीं रह सकते हो। ठीक है, आपको अपना सक्सेसर चुनना होगा। ठीक है, तो यहां पर आप आर्टिकल देख पाओगे, आरबीआई अप्रूव अपॉइंटमेंट ऑफ प्रभुदेव सिंह एज इंडिया हेड ऑफ जेपी मॉर्गन चेज। जेपी मॉर्गन वैसे बैंक जो है ना, ये दुनिया की सबसे बड़ी बैंकों में से एक मानी जाती है और अमेरिका की सबसे बड़ी बैंक है ये। तो 3 वर्षों के लिए इसके इंडिया वाला जो ब्रांच है उसके सीईओ नियुक्त कर दिए गए हैं प्रभदेव सिंह। ठीक, चलिए आगे। अब करंट अफेयर का रिवीजन कर लेंगे। 2022 का रिवीजन कर रहे हैं हम लोग, और 200 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग 210 क्वेश्चन तक पहुंच जाएंगे। ऑलराउंडर केविन ओब्रायन ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। ये किस देश के खिलाड़ी हैं? ये आयरलैंड के ऑलराउंडर थे, बहुत ही फेमस थे। मास्टर कार्ड का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो दोस्तों लक्ष्य सेन, किदम्बी श्रीकांत, सात्विक साईराज, इनको और चिराग शेट्टी को, इनको नियुक्त किया गया था। किस राज्य ने देय महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि की घोषणा की? महाराष्ट्र ने की थी। किस संस्था के पूर्व सचिव अमिताभ चौधरी का निधन हो गया? बीसीसीआई के पूर्व सचिव थे अमिताभ चौधरी का निधन हो गया था। चेहरा पहचान प्रणाली का ट्रायल, इसका करने वाला पहला एयरपोर्ट कौन है? हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है ना, जिसे और एक बहुत ही फेमस नाम से जाना जाता है। क्या आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं? हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बाद बहुत सारे एयरपोर्ट लगातार उसको शुरू कर रहे हैं। फेस रिकॉग्नाइजेशन ये टेक्नोलॉजी है, ये एक सिस्टम है जो अब एयरपोर्ट्स पर लगाया जाएगा, जिसकी वजह से जो वेरिफिकेशन होते हैं डॉक्यूमेंट्स, उनकी दिक्कत नहीं आएगी और बहुत सारी चीज़ों में ट्रैकिंग वगैरह की भी आसानी हो जाएगी। तो कमेंट करके जरूर बताइए अगर आपको नाम याद हो तो। सुल्तान अजलान शाह कप का संबंध किस खेल से है? हॉकी से। 19 अगस्त को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया जाता है? मानवतावादी दिवस और फोटोग्राफी दिवस। कहां पर देश की पहली डबल डेकर एसी इलेक्ट्रिक बस शुरू की गई? तो मुंबई में शुरू की गई है। किस बैंक ने सुरक्षित बैंकिंग प्रथाओं को बढ़ाने के लिए विजिल आंटी अभियान शुरू किया? एचडीएफसी बैंक ने शुरू किया है। मंडला जिला, किस राज्य का मंडला जिला देश का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर आदिवासी जिला बना है? तो ये मध्य प्रदेश है। वैसे अगर पूछा जाए देश का 100% साक्षर वाला राज्य कौन सा है, तो आप बताएंगे केरल है। क्लियर? चलिए अब फिर से अपने करंट अफेयर के सेगमेंट में आते हैं। हाल ही में किस देश ने महिला क्रिकेटरों को सम्मानित करने के लिए डेबी हॉकले मेडल्स की शुरुआत की? तो डेबी हॉकले मेडल दोस्तों न्यूजीलैंड ने शुरू किया है अपने यहाँ की महिला क्रिकेटरों को सम्मानित करने के लिए। यहाँ पर आप देख पाओगे डेबी हॉकले मेडल जो है ये शुरू किया गया है विमेन्स क्रिकेटर को ऑनर करने के लिए। न्यूजीलैंड क्रिकेट के द्वारा ये शुरू किया गया है। एक्चुअली में डेबी हॉकले जो थी ये एक क्रिकेटर थी। 1979 से सन 2000 तक न्यूजीलैंड के लिए खेली, जिसमें 118 वनडे और 19 टेस्ट इन्होंने खेला था। इनको 2013 में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में भी शामिल किया गया था। उसमें शामिल होने वाली चौथी महिला थी। तो इनके सम्मान में, इनके नाम से महिला क्रिकेटरों को अब सम्मानित किया जाएगा। पुरुष क्रिकेटर के लिए इन्होंने सर रिचर्ड हेडली मेडल शुरू किया है। तो रिचर्ड हेडली मेडल ये पुरुष क्रिकेटर्स को दिया जाएगा और डेबी हॉकले मेडल ये महिला क्रिकेटर्स को दिया जाएगा। न्यूजीलैंड क्रिकेट की बात आई है, एक और इंपॉर्टेंट बात मैं बताता हूं। देखो पहले क्या होता था, पुरुष खिलाड़ियों को ज्यादा सैलरी मिलती थी और महिला खिलाड़ियों को बहुत कम सैलरी मिला करती थी। लेकिन
न्यूजीलैंड बना था वो पहला देश जिसने महिला क्रिकेटर्स की सैलरी बढ़ा करके पुरुष क्रिकेटर्स की सैलरी की बराबर कर दी। और अब से ये भी अनाउंस कर दिया कि पुरुष और महिला कैटेगरी की जो भी खिलाड़ी होंगे सभी को समान वेतन मिलेगा। ठीक है, तो ये करने वाला पहला देश न्यूजीलैंड था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये करने वाला दूसरा देश जो है वो है अपना प्यारा भारत। ठीक है, सेकंड कंट्री इंडिया है महिला और पुरुष खिलाड़ियों की बराबर सैलरी देने में। अब बराबर का मतलब ये नहीं कि सभी खिलाड़ी एक ही बराबर सैलरी उठाएंगे, नहीं, उसमें कैटेगरी होती है, श्रेणी ए, श्रेणी बी, श्रेणी सी। तो जो पुरुषों के लिए कैटेगरी होती है वही जो महिलाओं के लिए कैटेगरी होती है उनकी बराबर होगी। यानी ए ग्रुप का कोई खिलाड़ी है तो ए ग्रेड का कोई खिलाड़ी है तो उसे पुरुष वाले ए ग्रेड के खिलाड़ी के बराबर मिलेगा। ठीक ना। चलो अगला, किस राज्य में 13वीं सदी के होयसला काल का हीरो स्टोन खोजा गया? तो दोस्तों ये खोजा गया है कर्नाटक में। कर्नाटक 13वीं सदी के होयसला काल जब चल रहा था उस टाइम का भी हीरो स्टोन खोजा गया है कर्नाटक में। यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल है हीरो स्टोन ऑफ होयसला पीरियड डिस्कवर्ड नियर पांडापुरा, पांडवपुरा। तो पांडवपुरा में ये खोजा गया है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से है जैसा कि आप फिगर में भी देख पा रहे हो। तो कर्नाटक के मांडवा जिले के पांडवपुरा शहर के पास में ये खोजा गया है। और इसको खोजा किसने है? CESCK यानी सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर स्टडीज इन क्लासिकल कन्नड़, इसकी टीम ने खोजा हुआ है। ऐसा बताया जा रहा है कि ये हीरो स्टोन जो है ये होयसल टाइम के वीर बल्लाल द्वितीय के समय का है। ठीक, आगे देखते हैं। कर्नाटक की बात कर लेते हैं। कर्नाटक अगर आप देखोगे मैप में यहाँ पर है कर्नाटक। अपना बॉर्डर ये गोवा से, महाराष्ट्र से, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरला से शेयर करता है। ठीक, बेंगलुरु इसकी राजधानी है। बेंगलुरु के संस्थापक कौन कहे जाते हैं? कैंपेगौड़ा, कैंपेगौड़ा जी। ठीक है, और कैंपेगौड़ा जी की मूर्ति अभी स्थापित की गई है। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी ये भी ध्यान रखिएगा। अभी स्टैचू ऑफ जो भी इंडियाज हैं उनको मैंने कवर किया था एक वीडियो में, जितने भी भारत के स्टैचू उसमें भी आपको बताया गया था। ठीक है, तो आप वो सब वीडियोस भी देखा करो जो बीच में आती है दिन में। बसवराज एस बोम्मई बीजेपी पार्टी से यहाँ के सीएम हैं। यहाँ के गवर्नर है थावर चंद गहलोत जी। यहाँ पर अगर बात करें नेशनल पार्क की तो बन्नेर घाट है, बांदीपुर नेशनल पार्क बहुत पूछा जाता है। ठीक है, नागर होल भी बहुत पूछा जाता है। कर्नाटक का यक्षगान बहुत ज्यादा मशहूर है। कर्नाटक में ही मैंने आपको बताया था यहाँ पर भैंसा दौड़ प्रतियोगिता होती है जिसे कंबाला कहते हैं। ठीक है, कंबाला भैंसा दौड़ प्रतियोगिता होती है, ये भी ध्यान रखेंगे आप। और इसके बाद अगर जिलों की संख्या की बात करें तो 31 है, विधानसभा सीटें 224, लोकसभा में 28, राज्यसभा में 12 सीटें जाती हैं। राजकीय पशु है भारतीय हाथी, राजकीय पक्षी है भारतीय रोलर और राजकीय पुष्प है कमल। अगला, किस देश की रेलवे ने आइडियल ट्रेन प्रोफाइलिंग की शुरुआत की? तो भारतीय रेलवे ने दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एक आइडियल ट्रेन प्रोफाइलिंग की शुरुआत की है। इससे क्या होगा? इससे दोस्तों जो वेटिंग लिस्ट हुआ करती है ना, लंबी लंबी वेटिंग लिस्ट जो कि रास्ते में खत्म हो जाती है जब ट्रेन चल पड़ती है तो, लेकिन लोगों को सीटें नहीं मिल पाती हैं। इसमें आप देखते हो जो टीसी रहता है वो बहुत बड़ी भूमिका निभाता है लोगों को जिनका वेटिंग रहता है उनको सीट दिलाने में, लेकिन वो उतना ज्यादा हो नहीं पाता है ना। उसे पता तो रहता है कौन सी सीट खाली है क्या है, लेकिन उतना अच्छे तरीके से वो मैनेज नहीं कर पाता है। भाई चलती रहेगी ट्रेन, किस डिब्बे में किसको बिठाना है, कैसे सबको मैनेज कर पाएंगे। लेकिन अब इंडियन रेलवे ने इंट्रोड्यूस किया है एक नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड आइडियल ट्रेन प्रोफाइलिंग सिस्टम। ये क्या करेगा? ये मैक्सिमाइज करेगा कैपेसिटी ऑफ यूटिलाइजेशन। ये जितनी भी सीटें हैं उनकी मैक्सिमम कैपेसिटी क्या हो सकती है, उनको कैसे यूटिलाइज किया जा सकता है, ये तय करेगा। ठीक है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड होगा। वेटिंग लिस्ट में 5 से 6% तक की कमी देखने को मिलेगी और इससे यात्रियों को ज्यादा से ज्यादा कंफर्म टिकट मिल सकेगा। तो सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम ने इसे बनाया है। कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था एक कवच प्रणाली, कवच प्रणाली ये भी ट्रेन ने, भारतीय रेलवे ने शुरू किया था। ये क्या था? ये था कि अगर दो ट्रेन आ रही हैं सेम ट्रैक पर आ जाती हैं तो वो कुछ दूरी पर ही आपस में ही टकराने से रुक जाएंगी, वहीं पर स्टॉप हो जाएंगी। ठीक है, तो इससे ट्रेन में टक्कर नहीं होगा। तो ट्रेन टक्कर रोधी प्रणाली है कवच। ये पूछा भी गया एग्जाम में, आगे भी पूछा जाएगा। अगला, टोयोटा कंपनी का नया सीईओ किसे बनाया गया? तो इसके नए सीईओ बनाए गए हैं कोजी सोटो। टोयोटा कंपनी दोस्तों, आप जो गाड़ियां सुनते हो टोयोटा की जो गाड़ियां सुनते हो ना, ये एक्चुअली में जापानी कंपनी है। जापान की ये बहुत बड़ी कंपनी है। ये जैसे भारत में आप टाटा का नाम सुनते हो, ऐसे ही जापान में टोयोटा वगैरह चला करती है। तो वहां की कंपनी है और उसके सीईओ नियुक्त किए गए हैं कोजी साटो।
यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल है ऑटोमोबाइल मोटिव न्यूज यूरोप का। टोयोटा टैप्स लेक्सस हेड कोजी सेटो एज ए न्यू सीईओ और अकियो टोयोडा जो है ये चेयरमैन बना दिए हैं। देखो ये अकियो टोयोडा जो थे ये सीईओ थे पहले, अब ये हो गए चेयरमैन और इनकी जगह पर सीईओ कौन आ गए, कोजी सोटो। ठीक, चलो टोयोटा मोटर कॉर्पोरेशन की बात करें तो 1937 में स्थापना हुई थी और केचिरो टोयोडा जो है इसके फाउंडर थे। हाल ही में किस देश ने भारत को 100 से ज्यादा चीते देने के लिए समझौता किया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों भारत दक्षिण अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका से 100 से ज्यादा चीते मंगाने के लिए समझौता किया है। अभी देखो कुछ दिन पहले, कुछ महीनों पहले अगर कहें हम लोग 17 सितंबर को पीएम मोदी के बर्थडे पर भारत को 8 चीते सौंपे गए थे। ये 8 चीते लाए गए थे नामीबिया से, नामीबिया से लाए गए थे ना, नामीबिया से लाए गए थे। तो इनको इनको कुनो नेशनल पार्क में, कुनो नेशनल पार्क में रखा गया था। कुनो नेशनल पार्क कहां पर है, मध्य प्रदेश में है। इनको इसलिए रखा गया था कि आओ देखते हैं कि वो जो चीते हैं जो अफ्रीकन कंट्रीज में होते हैं वो भारत के पर्यावरण में ढल सकते हैं कि नहीं, यहाँ पर वो अनुकूल रह सकते हैं कि नहीं, क्योंकि अपने यहाँ 70 सालों से चीते नहीं थे। तो अब 8 को रख करके देखा गया, हाँ ठीक है 4-5 महीने ठीक ठाक है, ये लोग कोई दिक्कत नहीं है, ये लोग आसानी से रह ले रहे हैं, कोई नुकसान नहीं हो रहा है। तो अब एग्रीमेंट किया गया है साउथ अफ्रीका से कि अब आपसे हमें चाहिए 100 से ज्यादा चीते, और इसके तहत ये जो साइन हुआ है एग्रीमेंट, इसके तहत 100 से ज्यादा चीते लाए जाएंगे, लेकिन एक ही बार में नहीं लाए जाएंगे। 8-8 चीते या 12-12 चीते, ऐसे तो कहा गया है कि 12 चीते, तो 12-12 चीते करके हर साल लाए जाएंगे और इस प्रकार से 10 या 8 सालों में 100 के आसपास में 100 से ज्यादा चीते ला दिए जाएंगे। कहां से, साउथ अफ्रीका से। ठीक है, ध्यान रखना नामीबिया से 8 चीतों को लाया गया था, जो वो कुनो नेशनल पार्क में ही रखा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाएगा आपसे। क्लियर, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। ये थे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। सीजीएल 2022 में पूछे गए क्वेश्चन का हम लोग क्विकली करेंगे रिवीजन। देखो अब सीजीएल के क्वेश्चंस खत्म होने वाले हैं, ठीक है, तो अब ज्यादा दिन नहीं है और हो सकता है 1-2 दिन और ये चले सीरीज, उसके बाद इसको रोकना पड़ेगा क्योंकि सारे एग्जाम के जो भी क्वेश्चन थे उसको हम कवर करा लिए थे। इन सभी क्वेश्चंस को एक साथ करके कंपाइल करके आपको टेलीग्राम पर भेज दिया जाएगा। तो टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप से अगर आप नहीं जुड़े हो तो उससे जुड़ जाओ, वहां पर आपको मिल जाएगी चीजें। किस पिंड की गति समान रूप से त्वरित गति का एक उदाहरण है, तो मुक्त रूप से गिरने वाली जो वस्तु है वो होती है। 1857 में जब ब्रिटिश शासन के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध हुआ तब मुगल सम्राट कौन था, बहादुर शाह जफर था। गायिका सुजाता और अनंतु को तमिलनाडु सरकार द्वारा किस वर्ष के लिए कलैमामणि पुरस्कार से सम्मानित किया गया, 2021 के लिए। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि अगर कहें कि सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसके अध्यक्ष के रूप में माधवी पुरीबुच को नियुक्त किया गया है। और पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का कितने प्रतिशत महासागरों में पाया जाता है, तो 97.2% हिस्सा महासागरों से होता है। रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1940 में हुई थी। दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र संशोधन विधेयक को किस सन में लोकसभा में पेश किया गया, तो 2022 में इसे पेश किया गया था 5 अगस्त को। 2001 से 11 के बीच जनसंख्या में दशकीय वृद्धि 17.7% है। और इसमें पूछा गया था कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, तो उसमें बेसिकली एसिड के बारे में पूछा गया था। तो टमाटर में फार्मिक अम्ल लिखा गया था, जबकि फार्मिक अम्ल ये टमाटर में नहीं पाया जाता है। टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। केंद्र ने आपराधिक प्रक्रिया पहचान विधेयक नाम से एक नया विधेयक पेश किया। यह विधेयक किस सन में स्थापित बंदी शिनाख्त अधिनियम को निरस्त करेगा, तो 1920 के नियम को ये निरस्त करता है। ठीक, कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था चुनाव आयोग का वर्णन संविधान के किस भाग में है, तो भाग 15 में है, अनुच्छेद 324 से 29। भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा आज आपको क्या बताना है, कौन सा लोक नृत्य आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिया जाएगा, ये 2023 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिया जाएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, आप बता सकते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। इस वीडियो की क्विज और पीडीएफ आपको एमजीटी ऐप पर मिलेगी, वहां से डाउनलोड कर पाओगे। ये हमारी ई बुक्स हैं। स्टैटिक जीके के लिए आप राफेल ले सकते हैं और करंट अफेयर के लिए ले सकते हैं ब्रह्मोस। बाकी आप मंथली अगर लेना चाहते हो तो मंथली वाइज भी करंट अफेयर आपके लिए अवेलेबल है। ठीक है, ये सभी चीजें आपको एमजीटी ऐप पर मिल जाएंगी। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।